स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं मंथन। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया और इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। लोकसभा में पास होने के बाद इसे उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के पास होने के बाद पेपर लीक और नकल पर लगाम लग सकेगी। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता के लिए यह बिल लाया गया है और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का इसमें प्रावधान भी किया गया है। संगठित अपराधों के मामले में 5 से 10 साल सजा होगी। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया, जबकि नकल पर कम से कम 3 से 5 साल की सजा होगी। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत दूसरे के जगह पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया। नकल या पेपर लीक रोकने का यह बिल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छात्रों को कानून से बाहर रखा गया है। खासकर राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण बिल है और इसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी सभी परीक्षाएं इसमें कवर होंगी। जेईई, नीट, तमाम इस तरीके की परीक्षाएं भी इसमें कवर होंगी। राज्यों में भी इसी की तर्ज पर पेपर लीक माफिया और गिरोह पर कार्रवाई की जा सकेगी। परीक्षा आयोजक फर्म की मिलीभगत पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना इसमें लगाया जा सकेगा। साथ ही परीक्षा के आयोजन के बराबर कॉस्ट की रिकवरी भी होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार हो या राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाएं हो, रेलवे, मेडिकल, इंजीनियरिंग और तमाम जो दूसरी प्रवेश परीक्षाएं हैं, लगभग सभी में पेपर लीक या परीक्षा के दौरान नकल, गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके कारण कई बार तो पूरी परीक्षा ही निरस्त करनी पड़ जाती है, जिससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले जो सभी स्टूडेंट हैं उनको खासी परेशानी उठानी पड़ती है। तैयारी का साल खराब होता है और आर्थिक, मानसिक हानि भी होती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की जो तैयारी शुरू की है। इस विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के द्वारा इसको पेश किया गया। इसमें क्योंकि लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर इस पर लगेगी और ये जो कानून है वो अमल में आ जाएगा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी ने शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह से बात की है, हिमांशु शेखर ने, जरा वो आपको दिखा देते हैं। सर, जो पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए जो नया बिल पेश हुआ है, इसके पीछे सोच क्या है सरकार की? Actually, the public examination, we want to have a test, a real test, and real the mental level and the knowledge level of the particular candidates or the common candidates. But if there be any unfair means or the unholy things is happen, that will not give the productive for the growth of the nations. He or she may pass with high number, but he or she could not contribute even a single piece of work for the progress of the country. So in the long run, we want to have our citizens by 2047 is a capable citizen, and that's why we are the must to have this kind of bill and to prohibit all those unfair means and the illegal things or unholy things in the examination in the larger interest of the country and of the nation. So you are fixing accountability of government officials also. Yes. जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी आप तय करेंगे? Yes, they have to be tied up with them, and it's not. It's a moral question also. There should be a sound moral for the sake of the country. Right. And the service providers who help you conduct exams on IT platforms, they will also be accountable. Yeah, sure, that should be. But in the digital format, I think it's very difficult to make it the manipulation on that also. It should not be. And that's why Prime Minister is all the time talking about the effective implementation of the digitization of India and digital India. We are in the, even in our education Mantralaya, we are trying to establish this digital university. हमसे बात करने के लिए एनडीटीवी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो नकल पर नकेल की जो तैयारी है वो कितनी पुख्ता है और इस कानून के आने के बाद कितना बदलाव आ सकता है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो से नीरज शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिक्षाविद प्रोफेसर संगीता
प्रणवेंद्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संगीता जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले नीरज शर्मा जी इसमें आपसे एक रिएक्शन ले रहा हूं। नकल पर नकेल और एक बड़ी तैयारी राजस्थान के लिहाज से ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? हालांकि देश भर के लिए कानून, लेकिन राजस्थान की जो परिस्थितियां इससे पहले तक नजर आ रही थी, चुनाव के अंदर इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनता था और बीजेपी सरकार ने आश्वस्त भी किया था हमारी सरकार आएगी, पेपर लीक के मामलों पर हम एक तरफ एक्शन लेंगे और दूसरी तरफ इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। तो ये वही कदम है क्या? देखिए शुभेंदु, राजस्थान ही नहीं देश भर में इस तरह के मामले जो है नकल के सामने आ रहे थे। साथ ही परीक्षा के पेपर लीक है, ये भी एक बड़ी चुनौती बन रहा था। केंद्र सरकार का पूरा ध्यान इसकी ओर था और उसी की रोकथाम के लिए एक कदम के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। लोकसभा के अंदर बिल जो है ये पेश हो गया है। यहाँ से जब ये चर्चा के बाद में बिल पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ये एक कानून का शक्ल जो है वो अख्तियार करेगा। पिछले दिनों हमने देखा राजस्थान के अंदर लगातार पेपर लीक के मामले पिछली गहलोत सरकार के समय सामने आए थे। उससे पहले जब वसुंधरा सरकार थी तब भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। नकल माफिया यहाँ तक कि चप्पल के अंदर ब्लूटूथ लगा करके नकल करने, बालों के अंदर छिपाने और अलग अलग जगह पर जो है नकल की सामग्री रखने, डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले जो है वो सामने। और पूरा इस संगठित रूप जो है वो इस नकल गिरोह ने ले लिया था और बाकायदा कुछ पैसे लेकर के और नकली जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा के अंदर बैठाया जा रहा था, या फिर नकल जो है वो तकनीकी माध्यमों के जरिए करवाई जा रही थी। इसके साथ ही आरपीएससी के हमने देखा कई मेंबर जो हैं उनके ऊपर गाज गिरी, बोर्ड के अध्यक्षों को अपना जो है पद छोड़ना पड़ा। तो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए इसके बाद में ये बड़े सवाल राजस्थान के अंदर भी उठ रहे थे कि नकल के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। पिछली गहलोत सरकार ने हालांकि कानून लाने की बात कही और विधानसभा के अंदर इसको लेकर के एक पूरा कानून का खाका भी पास करवाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब केंद्र स्तर पर पूरे देश भर में एक मैसेज देने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता महसूस हुई, तब इस पर विचार किया गया और अब इसको एक बिल को जो है पेश किया गया है लोकसभा के अंदर। सीधे तौर पर इसमें जो प्रावधान है वो काफी कड़े हैं। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान इसके अंदर किए गए। निश्चित रूप से यदि जब तमाम जो चर्चा के बाद में यदि ये बिल पास होता है तो एक सख्ती जो है वो सख्ती की इसमें महसूस हो सकती है, सख्ती की जाएगी। और तमाम जो परीक्षाएं जिससे देश भर के बच्चे प्रभावित होते हैं, चाहे जेईई हो, नीट हो, इसके अलावा अन्य जो परीक्षा हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हैं, अखिल भारतीय स्तर की रेलवे की परीक्षाएं, एसएससी की है, यूपीएससी की परीक्षाएं, इन पर ये सारी जो परीक्षाएं हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो एक सराहनीय कदम इसे कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें मैं संगीता जी को जोड़ लेता हूं। संगीता जी, ये छात्रों के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक देखा जाता था कि बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत की जाती थी, छात्र इंतजार करते थे, लेकिन इस तरीके से नकल के जब मामले सामने आते थे या पेपर लीक का मामला सामने आता था तो उसकी वजह से या तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती थी, जिससे छात्रों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता था। ना सिर्फ मेंटली इसका असर पड़ता था, इसके कई प्रभाव भी रहते थे। ये आप कदम कितना महत्वपूर्ण मान करके देख रहे हैं और इससे कितनी रोकथाम हो सकेगी नकल के मामलों में? अनम्यूट कर लीजिए संगीता जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण कदम है ये, बहुत ही उपयोगी रहेगा ये बिल, क्योंकि अब नकल नहीं रही है, वो एक माफिया की तरह फैल चुकी है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कभी एक जमाने में कहा जाता था कि स्मगलिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या ड्रग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसी तरह से आज भारत में अगर हम देखें तो नकल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह फैल चुकी है। पूरी तरह से उनके टाउट्स काम कर रहे हैं, एक सिस्टम है, बाकायदा पैसे दो पैसे लो, एजेंट कौन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसमें शामिल हैं, पढ़ाने वाले उसके अंदर शामिल हैं, जिसके पास पैसा है वो पेपर लेकर के आ रहा है, फिर अपनी रिकवरी करने के लिए सबलेटिंग करके उसको बेच रहा है। बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति है और ये बिल, इससे ये आशा की जानी चाहिए कि ये इसे रोक दे, क्योंकि इससे दो तरफा नुकसान है। एक तो जो योग्य छात्र हैं जिनके पास इस तरह के अनफेयर मीन्स नहीं है, वो अपनी जायज परीक्षा में पास करने के अपने हक से वो वंचित रह जाते हैं, और दूसरा जो लोग पास हो जाते हैं, उन सीटों पे चले जाते हैं, उन पदों पे चले जाते हैं, वो उसके योग्य नहीं होते हैं, न तो वो उस पढ़ाई के लायक रहते हैं और आगे जाके कोई योगदान दे सकते हैं, न वो उस सरकारी पद के लायक होते हैं कि राष्ट्र निर्माण में कोई भागीदारी कर सकें। सही मामले में कहें तो अगर ये आगामी 25 वर्ष का सोच करके बनाया गया है तो ये वाकई एक ऐसा बिल है जो अमृत काल की ओर ले जाने के लिए सहयोग करेगा।
और जिस तरह की पेनल्टीज दी गई हैं, ये बहुत अच्छा है, बाधक रहेगा। क्योंकि बातें हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर करप्शन हो चुका है। मतलब बिल्कुल वही स्थिति है कि बाढ़ खेत को खा रही है। कितने अधिकारी शामिल हुए हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उसके पदाधिकारी शामिल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वालों के नाम आ रहे हैं, राजनीतिक रसूख के लोगों के नाम आ रहे हैं। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पे नेटबंदी के बावजूद भी चीटिंग ना हो, पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त हताशा है युवाओं में। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं इसमें मिथिलेश जी को भी जोड़ लेता हूं। मिथिलेश सर, एक चीज बताइए कि क्या इसके बाद ये आश्वस्त हो सकेगा कि आगे पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी? क्या आगे कोई भी एग्जाम कंडक्ट होगा तो क्या उसमें नकल नहीं होगी? ये आश्वस्त हो जाएगा क्या? देखिए, केवल कानून बनाने से आश्वस्त नहीं हो सकते। इसका किस तरीके से इसको लागू किया जाता है, उसका क्या सिस्टम डेवलप होता है। ऐसा कानून 1 करोड़ वाला राजस्थान सरकार भी पास कर चुकी है, लेकिन 17 पेपर लीक हुए। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि केवल कानून से धरा बदल जाएगी, क्योंकि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। आप देखिए कि आज आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, जो खुद इंटरव्यू वहां देके आया, खुद आरपीएस था, संजय सोत्री है। इससे पहले कितने ऐसे चेयरमैन बने जो आरपीएस थे, चाहे सीआर चौधरी हो, चाहे वसुंधरा जी के टाइम, चाहे हबीब गोरान हो। तो आप जो आदमी जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू देके आया उसका चेयरमैन बना दिया। तो आपको जो सिस्टम है वो भी चेंज करना पड़ेगा, कि जैसे एक वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का प्रोफेसर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी, मॉरल इंटीग्रिटी, काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, एक सर्च कमेटी होती है। अब आरपीएससी मेंबर बनने के लिए, जिस पर जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे, सब कोई सीएम जिसको चाहे उसको बना दे, अपने सुरक्षा अधिकारी को बना दे, किसी को बना दे। आप देखिए कि किस तरीके, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हबीब गोरान बीजेपी के टाइम था। अब हालात यह कानून बन जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और जो सबसे अहम है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा था कि प्रतिभाओं के संरक्षण की दरकार है, वो दरकार कैसे पूरी होगी। आज हालात यह है कि अधिकतर एग्जाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, उसमें सर्वर को हैक कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है। आप इन सब चीजों से कैसे निजात मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजस्थान और पूरे देश के नौजवान का कहीं न कहीं दिल हिला हुआ है कि मैं तैयारी करूं और मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो सरकारी नौकरियां हैं, और भी है, आपने बड़ा सटीक इसमें कहा। मैं इसमें जरा नीरज जी को भी जोड़ लेता हूं। नीरज जी, इसमें एक बात यह है कि ये तो एक्शन प्लान है कि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगी, लेकिन सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए क्या होगा। जैसा बड़ा अच्छा बताया कि आरपीएससी में जो एग्जाम देकर के आ रहे हैं वही चेयरमैन, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम के अंदर सुधार करने की जरूरत है, शायद तभी ऐसे मामले रुक पाएंगे। देखिए, सिस्टम में निश्चित तौर पर बड़े सुधार जो हैं वो होने चाहिए। जो लैकुना है उस लैकुने की जड़ तक जाना चाहिए और उसे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। अगर बाढ़ खेतों को खाएगी तो फिर उसके बाद में हम परीक्षा के लिए कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी। पिछली बार हमने देखा जो परीक्षा हो रही थी तो बोर्ड के जो केंद्र थे वहां पर प्राइवेट आदमी की पहुंच जो थी वो शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम तक हो गई थी और उस वजह से पेपर जो है वो बाहर आया और उसके बाद में वो पेपर बिके। कई जगह पुलिसकर्मियों की जो पत्नियां हैं वो पेपर दे रही थी और वहीं से जो पेपर जो है वो आउट हुए और उसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नियों को एग्जाम दिलाया बाहर से। तो इस तरह के मामले, कई जगह केस दर्ज हुए। तो इस तरह के जब घटना होते हैं और घटनाक्रम होते हैं, सरकारी कर्मचारी का खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है या प्राइवेट आदमी को गलत तरीके से परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण जगह पर लगा दिया जाता है और जहां कोई प्राइवेट व्यक्ति अलाउ नहीं होता, उसकी पहुंच स्ट्रांग रूम तक हो जाती है, निश्चित रूप से एक बड़ी सांठगांठ को और मिली भगत को ये दिखाता है। तो इस प्रकार के लेकुनास जब तक खत्म नहीं होंगे और सख्ती से त्रिस्तरीय सुरक्षा इन स्ट्रांग रूम्स की नहीं होगी और पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने तक, यानी एग्जाम होने तक, एग्जाम का जो रूम है परीक्षा कक्ष, उसमें परीक्षा खत्म होने तक पेपर की पूरी निगरानी नहीं होगी और पूरा तकनीकी का जमाना है तो ऑनलाइन निगरानी भी की जा सकती है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस जहां पर पेपर छपता है वहां से लेकर के और जो परीक्षक जिसने परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया है या सैंपल पेपर बनाए हैं वहां से लेकर के और इन्विजिलेटर
जो परीक्षा रूम में आता है और उसके बाद कॉपी चेक होने तक की व्यवस्था और मार्क्स मिलने तक की व्यवस्था, यानी जहां पास होते हैं और नंबर, तो ये सारी पूरी व्यवस्था जो है इसको निष्पक्ष तरीके से और कोड दे करके किया जाना चाहिए। बिना कोड के होगा, अगर नाम के आधार पे होगा तो निश्चित रूप से पता पड़ जाएगा किसने कौन सी परीक्षा दी है और कौन परीक्षा देने वाला इसके अंदर अभ्यर्थी बैठा था, उसको पास कराने के बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको पूरी तरीके से हमको लीकेज प्रूफ करना होगा। इसके लिए बाकायदा कोई प्रोफेशनल ऐसी एजेंसी जो है उसको लिया जा सकता है इस्तेमाल के अंदर, जिसके पास एक बड़ा अनुभव हो इस तरीके की परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए। आरपीएससी जो है वो यूजीसी जैसी एजेंसियों को काम में ले सकती है। यूजीसी जो है वो अन्य देश स्तर पर, जैसे सेना के अंदर कई बार परीक्षाएं होती हैं तो वहां कैसे निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हो जाती हैं, तो वहां से सीख लेनी होगी, सबक लेना होगा और कुछ ऐसे निष्पक्ष और ईमानदार प्रकृति के अफसर या फिर कर्मचारी जो है वो लगाने होंगे और उसके बाद में भी एक जो पहले की व्यवस्था है वो बनानी होगी। मॉनिटरिंग उसकी जब तक नहीं होगी मजबूत, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि केवल कानून बनाने से ये पेपर लीक या नकल के मामले रुक जाए। प्लानिंग इसमें करनी होगी है और नकल रोकने के लिए और साथ ही साथ पेपर लीक के मामलों पर एक्शन लेते हुए फिलहाल ये बड़ा कदम उठाया गया है और इस कदम के बाद अगर ये कानूनी रूप से इसको अमली जामा पहना दिया जाता है तो इसका कितना प्रभाव होगा आने वाले समय में, जो छात्र हैं उनके जीवन पर इसका कितना असर पड़ेगा, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। संगीता जी से जरा मैं शुरुआत करता हूं। संगीता जी, ये अकेले राजस्थान की परेशानी नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ये विधेयक लेकर के आया गया। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में भी हाल ही फिलहाल के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम था उसमें भी पेपर लीक होता है। गुजरात के अंदर भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसमें उस भर्ती की परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। बिहार में कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था और राजस्थान का तो रहा ही है। तो ये अब राष्ट्रव्यापी समस्या हो चुकी है और इसका समाधान करना बड़ा ज़रूरी हो चुका था। बिल्कुल, इसको समाधान करना बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि अब जो ये गैंग्स हैं ये भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, ये इंटरस्टेट काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले एक राज्य में काम कर रहे हैं और उसी राज्य की परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं, ये अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क में काम कर रहे हैं। और अगर हम इसका रोकने की आवश्यकता है और रोकने के तरीके में जैसे हम बात करें अगर, तो दो हिस्से हैं किसी भी परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने में। एक वो तंत्र होता है जो परीक्षा को आयोजित करवाता है, पेपर बनाने से लेकर के सुरक्षित पेपर की जांच हो वहां तक का तंत्र, और वो कमोबेश सरकार के कंट्रोल में होता है। और दूसरा हिस्सा होता है विद्यार्थियों का। विद्यार्थी जो होते हैं उनका एक बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है जो चीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है या पेपर खरीदता है या कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर इंडल्ज करता है। लेकिन इस कानून से अगर उस पहले हिस्से के ऊपर नकेल कस दी गई तो ये हमें मान करके चलना चाहिए कि अगर वो हो जाता है जैसा कि इस विधेयक के जरिए एनविजाज किया गया है, सोचा गया है, अगर वो हो जाता है तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती है। अगर भय ये है कि सिस्टम और सर्विस प्रोवाइडर का जो पार्ट गलत रहा, अब जैसे हम सभी को ध्यान है कि एक आरपीएससी अध्यक्ष रहे थे जो जाकर के प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर देख करके आ गए थे। अब प्रिंटिंग प्रेस भी अगर पिनलाइज हो रही है, वो सरकारी कर्मचारी भी पिनलाइज हो रहा है, उसके ऊपर अगर परीक्षा को आयोजित करने का खर्चा जो है वो उसके अनुरूप वाला जो है वो लिया जा रहा है, उसे जेल हो सकती है। ये सब भय अगर हो तो फिर कुछ तो डर बैठना चाहिए, वरना ये हम सब किस्से कहानी सुनते रहते हैं। और रही बात जो चर्चा फौज की हो रही थी, बहुत साल पहले की बात है, शायद 10-12 साल पहले की बात है, फौज की भर्ती हो रही थी। तब ये हुआ था कि किसी एक बहुत ही कम पहचान वाली बनियान पहन करके जो दौड़ेंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाना है। ये अजमेर नसीराबाद की तरफ हुआ था। तो देखिए, चीटिंग करने के तरीके ढूंढने के लिए लगातार वो एक जो तंत्र है वो लगा रहेगा। बस अब रोकने का तरीका यह है कि कितनी सख्ती से कानून का पालन किया जाए, शिकंजा कसा जाए, और जैसे कहते हैं ना, कौवे को मार करके एक को टांग दिया जाए तो बाकी सब सुधर जाते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एक नजीर पेश करनी पड़ेगी जिससे बाकी जो लोग हैं उनके बीच में भी एक मैसेज पहुंच सके। मैं मिथिलेश जैमिनी जी के पास जा रहा हूं। मिथिलेश सर, एक चीज बताइए कि ये कहा जा रहा है कि मैनमेड सिस्टम है ये, लेकिन इसमें अगर कंप्यूटराइज सिस्टम, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है तो वो भी कोई इंसान बना रहा है और उसको चेक करने वाला भी कोई इंसान, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कोई मार्क होता है, तो उससे नकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ और संभावना है इसको और करेक्ट करने के लिए?
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोरल इंटीग्रिटी वाले लोगों को बैठाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, या कर्मचारी चयन आयोग हो, इनमें सिलेक्शन का सिस्टम, आप किसी सरकार से उपकृत होकर मेंबर बनते हैं, उनका फोन जाता है तो नंबर आते हैं ना। जो विधानसभा में भजनलाल जी ने उठाया कि एक परिवार के 4 आरएएस बन गए या एक जिले के 41 आरएएस बन गए, ये क्या है? ये सब सिस्टम ये है कि आपने मुझे सदस्य बनाया तो मैं तो ओब्लाइज हो गया, मैं तो करूंगा क्योंकि मुझे तो फोन आया साहब का। तो ये जो सिस्टम है ये भी बहुत डेंजरस सिस्टम है, क्योंकि एक नंबर पर पूरा करियर चेंज हो जाता है। इंटरव्यू का पूरा जो हाथ है वो आरपीएससी या यूपीएससी के सदस्यों के हाथ में होता है। बोर्ड का चेयरमैन जो इंटरव्यू लेता है उसका चेयरमैन वो होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको कैसे सिस्टम को ठीक करें, कैसे हम ऐसे लोगों को जोड़ें जो साख वाले हों। अब आपने राजस्थान में क्या किया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली को आपने हटा दिया और एसओजी ने उसको क्लीन चिट दे दी, और आरपीएससी का एक मेंबर जेल गया लेकिन वो चेयरमैन यूं का यूं बैठा हुआ है। तो जो आपने राजस्थान में सरकार आई, किसके दम पर आई? केवल पेपर लीक के दम पर आई। राजस्थान के बेरोजगारों ने इसलिए 115 सीटें आई भाजपा की कि कांग्रेस से त्रस्त थे, और कारण ये हुआ कि सचिन पायलट ने एक अजमेर की ख्वाजा की चौखट से एक पदयात्रा निकाली, और उन्होंने भी कहा था कि आरपीएससी की पुनर्गठन हो, इसके रूल्स रेगुलेशन बने, कौन मेंबर बनेगा। तो यानी कि एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को समाधान के रूप में आगे पेश करने के लिए ये फिलहाल विधेयक सदन में लाया गया है, और अगर इस पर मोहर लगती है, कानूनी जामा इसको पहना दिया जाता है, तो इसका बहुत हद तक फायदा सभी को मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन नकल पर नकेल कसने की तैयारी पूरी है, इसका असर कितना जल्दी होगा वो देखना है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।